हेलो साइंस क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। देखो भाई, ये जो प्रश्न कर रहे हैं हम, ये सीएन सेट का लास्ट क्वेश्चन है। मतलब केमिस्ट्री का लास्ट, सेवंथ का फर्स्ट। समजातीय श्रेणी को किसमें एल्कोहल तथा एल्डिहाइड के उदाहरण देते हुए समझाइए। तो भैया समजातीय, जिसकी जात एक जैसी हो वही तो समान जात के कहलाएंगे। तो समान जात के तो हमें ढूंढने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ऐसे यौगिक जिनका क्रियात्मक समूह समान और सामान्य श्रेणी भी समान समजातीय श्रेणी कहलाएगी। तो हमें पहचानना चाहिए ना कि समजातीय श्रेणी कौन सी है। समजात और किस किस के एल्कोहल के समजात बना के दिखाओ, ये कहना चाह रहा है। और एल्डिहाइड के समजात बना के दिखाओ। और भैया दिखाएंगे तो वही जिन स्टूडेंट से ये सब चीज देखनी आ रही होगी। अब तो भाई कार्बनिक वाला चैप्टर तो सारा कर ही लिया होगा, और नहीं करा होगा तो भैया प्लेलिस्ट में चले जाओ और कार्बन का पूरा चैप्टर दे रखा है। और वो नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी, मत करो भाई। एग्जाम तो आपके सिर पर आ ही गया है। प्रैक्टिस करेंगे तभी मजे आएंगे, तभी आप लगा पाएंगे। तो लगातार पुराने क्वेश्चनों को लगातार टाइम के अंदर कर लेना चाहिए। देखो क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेते हैं, बोले हम तो कर ही लेंगे, कब से कब तक, सुबह शाम तक करेंगे। नहीं, टाइम के अंदर करना चाहिए। जब आपसे चीजें पढ़ी होंगी, लगातार पढ़ी होंगी, तो बहुत छोटे समय में आप कर लेंगे। क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे है। समजातीय श्रेणी क्या होती है? कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक सदस्यों में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तथा जिसके दो क्रमागत सदस्यों के अणु, बहुत ही बढ़िया, क्रियात्मक समूह कैसा हो? जिस समान क्रियात्मक समूह और क्रमागत सदस्यों के अणु सूत्रों में CH2 का अंतर हो। जो स्टूडेंट जानते हैं, जो लोग मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पता है कि IUPAC हमने सीखा है और सजातीय श्रेणी भी हमने सीख ली, तो उसी में से तो निकाल रहा हूं मैं। तो देखो, समान क्रियात्मक समूह ये है एल्कोहल का, ठीक है, और एल्डिहाइड का CHO। तो एल्कोहल का हम बना लेते हैं। देखो ये क्या है, एक OH OH OH, इसका मतलब ये क्रियात्मक समूह तो इसका समान मिल गया। किस सूत्र पे काम कर रहा है? चलो मैं वो सूत्र लिख देता हूं। सामान्य श्रेणी का सूत्र है इसका CnH2n+1OH है। देखो कैसे करके बैठ रहा है। कार्बन एक, हाँ रख रहे हैं, एक से गुणा करो तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 2। हाइड्रोजन की संख्या 2 और एक ज्यादा हाइड्रोजन, डबल हो गया ज्यादा, और OH लिखा हो। बिल्कुल सही, समझ में आ गया नहीं आया? कार्बन एक तो एक हो गया CN, और N की जगह एक रखें, 2 1 2 और एक ज्यादा हो गए, और OH। ये ऐसे यहां देखो, 2 कार्बन और 2 का दुगना और एक ज्यादा, मतलब 2 का दुगना 4 और 4 में एक ज्यादा। हो गया नहीं हो गया? तो इसी बैठा, देखो 2 रखो यहां पर, N की जगह 2 रखो, 4 और एक 5, 5 तो हाइड्रोजन और OH। ये तो इसका क्रियात्मक समूह समान हो। ऐसे ही यहां देखो, ये भी क्रियात्मक समूह, सामान्य श्रेणी का सूत्र सीधा सीधा बैठ रहा है। 3 3 दूनी 6 और एक ज्यादा 7 हो गया, OH हो गया। समझ में आ गया होगा आपके? तो ये इसका मतलब है, क्रियात्मक समूह OH OH समान बैठ रहा। तो एक चीज और देखें, समान क्रियात्मक समूह तो, और CH2 का अंतर बैठ रहा है, वो भी किसमें? क्रमागत समूह, मतलब इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर आना चाहिए। देखो हाइड्रोकार्बन, कार्बन एक है, कार्बन 2 है, तो इनमें अंतर कितना आ गया? इनमें C का अंतर आ गया। हाइड्रोजन 5 और 3 हटाओ, 5 में से 3 कितना, देखो क्रियात्मक समूह कैसा हो गया? CH2 हो गया। चाहे इसमें देख लो, देखो 3 है, ये 2 है, तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना? 1 बचेगा। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, तो देखो क्रियात्मक। इस तरह से हमने एल्कोहल के क्या बता दिया है? समजातीय देख लिए, इसके समजातीय हमने ढूंढ लिए, लिख लिए। क्लियर, समझ में आ गया? ऐसी एल्डिहाइड के समजातीय बताओ, वो उसने ये कहा है, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। देखो ये होता है HCHO, देखो क्रियात्मक समूह। किसी और को देख लेते हैं, CH3CHO, बिल्कुल ठीक, CH3, और बना के देख लेते हैं, CH3CH2CHO। इसका सामान्य श्रेणी का सूत्र ये बैठता है CnH2nO। देखो एक कार्बन है, हाँ, और एक का डबल हाइड्रोजन,
डबल देखो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, एक और एक हो गया, डबल नहीं हो गया, एक दो इकन दो और ओ लिखा हो, बिल्कुल सही है। ऐसे यहां देखो कार्बन की संख्या कितनी है, एक और एक दो, तो दो तो हो गए C2 और दो दूनी चार, तो चार हाइड्रोजन है इसमें, देखो दो तो हो गए कार्बन, हाँ दो कार्बन यहां रख के देख रहे हैं, दो हम एन की जगह दो रख के देख रहे हैं, दो रख दिए, फिर दो दूनी चार, तो चार तो हाइड्रोजन होने चाहिए इसके हिसाब से, कार्बन यदि दो हैं तो चार हाइड्रोजन होने चाहिए और ओ लिखा होना चाहिए, हाँ लिखा तो है भाई, तो इसका मतलब ये और ये तो क्रिया, उस सामान्य श्रेणी का सूत्र तो यही बैठ गया, सामान्य सूत्र यही है इसका, सामान्य सूत्र इसका ही है। ऐसे यहां देखो कार्बन कितनी है, एक दो तीन, तो यहां एन की जगह तीन रख रहे हैं, तो C3, तो हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए, 6, क्या हाइड्रोजन 6 है, देखो 3 और 2 5 और 1 6, सही हो गया भाई, और ओ रह गया लिखने से, तो ओ लिख लिया, तो इसका मतलब ये इनका सामान्य सूत्र एक सही हो गया। क्या इनका समान क्रियात्मक समूह भी समान, देखो क्रियात्मक समूह इसका ये है, ये है, ये है, और क्रमागत सदस्यों के बीच में क्या CH2 का अंतर है, देखो कार्बन की संख्या देखो दो है, और यहां देखो दो में से एक घटाओ कितना बचेगा, एक बचेगा, CH2 का अंतर आना चाहिए, यही तो कह रहा वो CH2 का, देखो कार्बन की संख्या दो, दो में से एक, इस पूरे सूत्र में से हाइड्रोजन और कार्बन को देखना चाह रहे हैं, तो यहां कार्बन कितनी है, दो है, और दो में से एक कार्बन घटेगी तो खाली एक ही तो रहेगी। अब हाइड्रोजन कितनी है, देखो तीन और एक चार, चार में से दो हाइड्रोजन हटाओ, दो बचेंगी, इसका मतलब इसके बीच में भी CH2 का अंतर हो गया। क्रमागत क्रम के बाद इसके बाद ये है, इसके बाद ये, देखो एक दो तीन, तीन कार्बन हो गई, तीन में से कितनी कार्बन घटाऊं मैं, दो, इसके ये नहीं, ये इसके बाद, इससे पहले, इसके बाद ये, इसके बाद ये, क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्रों में CH2 का अंतर होना चाहिए। देखो एक दो तीन, एक दो, तो तीन में से दो घटाओ, एक बचेगा, ऐसे हाइड्रोजन तीन दो पांच और एक छह, छह में से कितने हाइड्रोजन घटाए, तीन और एक चार, तो देखो छह में से चार तो दो बचे, तो इसका मतलब ये अंतर हमारा फिट बैठ रहा है, और इसके हमने क्या लिख दिए, सजातीय श्रेणी, इसकी सजातीय कैसी है, इसकी जात कैसी है, दोनों सदस्यों को हमने लिख दिया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मिसेल क्या है, इसका दैनिक जीवन में उपयोग लिखिए, 2025 CN सेट है ये, देखो हमने हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन की बहुत लंबी श्रृंखला होती है, इसका सूत्र होता है, किसी भी साबुन का सूत्र देख लें, C17H35 COONA, ये हमने पहले साबुनीकरण में सिखा दिया है आपको, ठीक है। कार्बन की संख्या बहुत है, हाइड्रोजन की संख्या बहुत है, तो बहुत लंबी चेन को मैंने ऐसे लिख दिया है, तो इसके दो सिरे होते हैं, एक टेल और एक हेड, तो ये तो हेड है इसका, और ये क्या है, इसकी टेल है, पूंछ, तो पूंछ जो होती है वो हाइड्रोकार्बन की बनी होती है, और वो जल से क्या करती है, विरोधी है, जल के दूसरी तरफ जाती है, वो है जल विरागी है, या इसको जल विरोधी भी कह सकते हैं, और वो जल रागी है, अर्थात जल से प्यार करने वाली है, जल स्नेही है, उसे हम हेड कहते हैं, तो ये इसका हेड है, तो हेड जो जुड़ता है वो पानी की तरफ जुड़ता है, और जो कार्बन का हिस्सा है वो तेल की तरफ जुड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन एक जो पदार्थ है जैसे तेल है, और तेल पे क्या जलता है, वो तेल पे क्या जमता है, मैल धूल वगैरह जम जाती है, इसलिए उसको मैल की सफाई प्रक्रिया की बात हो रही है कि मिसेल किस तरह से काम करता है। देखो मिसेल क्या चाहिए, साबुन या अपमार्जक में हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होती है, जिसमें आयनिक भाग सिर, ये तो है इसका आयनिक भाग हेड, और हाइड्रोकार्बन भाग पूंछ टेल होती है, ये टेल हो गई इसकी, ठीक है। जब ये जल में कपड़े और मैल के साथ घुले जाते हैं, तो साबुन का अणु मैल के चारों ओर परस्पर एकत्रित होकर गुच्छ बना लेता है, घेर लेता है, झागों से घेर लेते हैं, इसे ही मिसेल कहा जाता है। ठीक हो, हम साबुन लगाते हैं या डिटर्जेंट लगाते हैं तो जल्दी जल्दी हाथों को चलाते हैं, या मशीन चलाती है या पीटते हैं, या तो उसमें हम क्या करते हैं, ज्यादा मिसेल बनाने की कोशिश करते हैं। मिसेल सब हम थोड़ी कह रहे हैं मिसेल बनाने की कोशिश, तो बन जाता है भाई, झाग बन जाते हैं। जब झाग बन जाते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, बहुत सही समझते हैं, अरे वाह यही तो साबुन अच्छा है जिसमें झाग बन रहे हैं, बाकी तो बेकार ही है। तो जिसमें झाग बन जाते हैं इसका मतलब वहां बहुत सारे मिसेल का निर्माण हो रहा है,
और बहुत सारे गुच्छों का निर्माण हो रहा है, बहुत सारे झाग का निर्माण हो रहा है। तो जो पानी की तरफ है वो तो जुड़ता है ये वाला भाग, और जो मैल की तरफ है वो जुड़ता है ये। तो पानी को हम फेंकते निकाल के, तो मैल की तरफ ये फंसता हुआ चला जाता है, उसकी टेल जो है मैल से जुड़ी हुई होती है और वो धुल जाता है। किस तरह से, देखो इसका मैं छोटी सी जगह बची थी मेरे पास, तो ये तो हो गया मैल वाला पार्ट। मैल वाले पार्ट ने यहां अपना एक पूंछ फंसा ली, मान लिया यहां बनाऊं, बन तो जाएगा यहां पर भी, चलो यहीं बना देते हैं। ये मैल हो गया, ठीक है। इसमें से देखो ऐसे करके ये एने वाला पार्ट हो गया, ये एने वाला पार्ट हो गया। ऐसे ही यहां देखो इस तरह से ये जुड़ जुड़ के एने वाला पार्ट मतलब आयनिक भाग क्या हो गया, ये आयनिक भाग। ऐसे ही यहां देखो ये, अरे बनाया नहीं था मैंने, लेकिन ऐसा लगता है आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो हमने बनाया नहीं था। ये एने का भाग है, ये एने का भाग, ये किसमें जुड़ा है, पानी के साथ, पानी के साथ जुड़ा, बाल्टी में पानी है। और ये देखो, हालांकि हमने इसका वीडियो बहुत बड़ा सा बना दिया था, और इस तरह से ये देखो, ये लंबी श्रृंखला बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्या बना रहा हूं, एक मिसेल बना रहा हूं। मिसेल का चित्र बनाना बहुत जरूरी है, आप मिसेल का चित्र जरूर से जरूर बनाइएगा, ठीक है भाई। और आता भी है, ये हम लंबी श्रृंखला बना रहे हैं, एने एने। तो जब ये पानी में इस तरह से घोले जाते हैं, कपड़े में घोले जाते हैं, तो बहुत सारे गुच्छे बन जाते हैं। और जैसे हम पानी को डालते हैं तो ये कैसा, जल रागी, जल की तरफ जुड़ने वाला, जल की तरफ जुड़ने वाला, और मैल को इसने फंसा लिया। जैसे ही हम जल से कपड़े को निकालते हैं ऐसा करके, तो धुलता हुआ चला जाता है, बस कपड़ा साफ हो गया। तो सफाई प्रक्रिया में मिसेल का यूज होता है। मिसेल का चित्र बनाइएगा जरूर। अच्छा, मिसेल का उपयोग स्वच्छीकारक क्रिया में किया जाता है या होता है, एक उपयोग तो ये होगा। दूसरा है, साबुन को जल में घोला जाता है तो इसके अणु मिसेल बनाते हैं, जिससे गंदगी या तेल या ग्रीस आदि साफ हो जाती है। किसका, मिसेल का दैनिक जीवन में उपयोग है। भाई खुद सोचो, अगर हम साबुन वगैरह नहीं लगाएं, हाथों पर नहीं लगाएं, सफाई नहीं होगी, क्योंकि वहां सफाई जब ही हो सकती जब मिसेल बनेंगे, ठीक है। कपड़े धुलेंगे तब भी मिसेल बनेंगे, फर्श धुलेंगे तब भी मिसेल बनेंगे, ठीक है। बर्तन को धुलेंगे तब भी मिसेल बनेंगे। जब तक मिसेल नहीं बनेंगे तब तक धुलाई नहीं होगी। अर्थात मिसेल के अंदर जो आयनिक और कैसा भाग होता है, हाइड्रोकार्बन का भाग होता है, तब तक उससे नहीं जुड़ेगा मैल से, तब तक पानी के साथ आयनिक भाग नहीं जुड़ेगा। और वो हम पानी को साफ करते हैं तो साथ साथ मैल भी निकल जाता है, क्योंकि उससे वो जुड़ा हुआ आता है। देखो ऐसे करके, ये तो पानी खींच रहे हैं हम ऐसे करके, तो मैल भी साथ साथ खींच आता है, लो भैया सफाई हो गई। बस इतनी सी बात तो है। मिसेल पानी से निलंबित हो जाते हैं और धुलाई के दौरान पानी के साथ बह जाते हैं। देखो ये पानी से निलंबित मतलब जैसे मिसेल जो बनते हैं तो पानी से अलग अलग होते चले जाते हैं, निलंबित का मतलब अलग अलग होना, ठीक है। और पानी से अलग होकर के और वो बहते हुए चले जाते हैं। और कपड़े को हम ऐसे करके करते हैं, नहीं कहते हैं निखार लिए कपड़े, वही वाली बात है, तो कपड़े निखर जाते हैं इस तरह से। तो ये इसका मिसेल का 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये। थर्ड क्वेश्चन और भी दिया है इसमें, धातुओं एवं अधातुओं के गुणों को लिखिए। तो मैं बता देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। देखो धातु कैसी होती है, चमकदार होती है। अगर किसी भी धातु को आप काटो, जैसे तार को काटो, जैसे बर्तन है कोई हमारे पास, या लोहा है, अभी तो डल लग रहा है, डल मतलब बहुत धूमिल से लगता है, जैसे हम उसको रेगमाल से घिसेंगे एकदम चमकने लगता है, अरे वाह धातु में चमक। अब मैं चौक को चमकाऊं तो चमकेगा नहीं, लकड़ी को मैं चमकाऊं तो चमकेगा नहीं, रबर को मैं चमकाऊं तो चमकेगा। जो मैं नाम ले रहा हूं वो तो है अधातु, और जो चमकाने वाली बात चल रही है वो कौन सी, चाहे लोहा को देख लो आप, लोहे तो, चाहे कॉपर को देखो, ठीक है, चाहे एल्युमिनियम को देखो, जैसे हम रगड़ेंगे वैसे एकदम चमक जाएंगे। समझ में आ गई। दूसरा क्या है, तन्यता का गुण, किसमें, धातुओं में। तन का मतलब ताना जा सकता है, ताना जा सकता है तभी तो तार बनते हैं, लोहे के तार बनते हैं, कॉपर के तार बनते हैं, एल्युमिनियम के तार बनते हैं। और यहां तक ज्वेलरी वाली जो आपको ज्वेलर्स जो होते हैं, वो सोने को इतना 1 ग्राम सोना कहां तक, बहुत ही लंबा, लगभग 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक लंबाई का तार खींच सकते हैं, बना सकते हैं। इतना पतला तार खींचा जा सकता है, किसका,
तनाया जा सकता, तन्यता का, समझ में आ गई। लेकिन तन्यता का गुण किसमें हो गया, धातुओं में। हाँ, ये गुण लिख सकते हैं, इनमें चमक होती है, किसमें, धातुओं में। इनमें तन्यता का गुण होता है, इसमें 2 किलोमीटर सोने के 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर तक लंबा तार खींचा जा सकता है। समझ में आ गया। अब आता आघात वर्धनीय, मतलब अगर हम हथौड़े से इसको पीटें तो क्या बढ़ते चले जाएंगे। देखो चादर जो बनती है, लोहे की बनती है, सोने की बनती है, स्टील की बनती है, कॉपर की बनती है, एल्युमिनियम की चादर बनती है, तो भैया लकड़ी की तो चादर नहीं बनती। समझ में आ गई। तो ये क्या कहेंगे, आघात वर्धनीय, मतलब आघात को सह सकती हैं ये, मतलब फैल जाती हैं आघात को ले। तो ऐसे लिखेंगे ऊष्मा एवं विद्युत की चुनाव। देखो बिजली जो जाती है वो इन्हीं धातुओं में तो जाती है, मेटल्स में तो जाती है, कोई रस्सी में तो जाती नहीं, प्लास्टिक में तो जाती नहीं बिजली। और ऊष्मा का भी ये सुचालक होती है। देखते हो आप धूप में पड़ा हुआ लोहा कितना गर्म हो जाता है, लेकिन अगर लकड़ी पड़ी होगी तो गर्म नहीं होती है। समझ में आ गई होगी। अगला देखें, जल से अवक्रिया। देखो जब भी धातुएं जल से क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, जब भी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो ऑक्साइड बनाती हैं। इतने सारे गुण लिख दो भाई, बहुत। और हथौड़े से जब पीटते हैं धातु को, जैसे कहां स्कूल में घंटी को पीटते हैं तो आवाज करता है घंटा, करता नहीं करता है। चाहे हमने टीन पे आवाज दें, मतलब दरवाजे पे लोहे का दरवाजा हो तो आवाज इस तरह से दे, खट 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 एकदम। आजकल गेट देखते हो, गेट पे खटाखट आवाज देते हैं, कोई आगंतुक आता है तो समझ जाते हैं जरा सी भी खनक, चाबी देखो कितनी खनकती हैं, तो आवाज करती हैं। कौन, धातुएं आवाज भी करती हैं। बहुत सारे गुण लिख सकते हैं, लेकिन इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन था। और अधातुएं बता दो, क्या चमक होती है धातुएं में, जैसे लकड़ी में चमक नहीं होती है, जैसे चौक में चमक नहीं होती, जैसे रबर में चमक नहीं होती, प्लास्टिक में चमक नहीं होती, तो क्या लिखेंगे, अधातुएं, अधातुओं में चमक नहीं होती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तन्यता का गुण, इनको खींचा नहीं जा सकता, इनके तार नहीं बनाए जा सकते अधातुओं में। फिर आघात वर्धनीय, अगर हम इसको हथौड़े मारेंगे, जैसे लकड़ी पे हथौड़ा मारे टूट फूट जाएगी, है, तो इनमें भंगुरता का गुण होता है। ईंट पर हम हथौड़ा मारा तो टूट जाएगी, फूट जाएगी, कांच पर हथौड़ा मारा तो टूट फूट जाएगी, तो ये भंगुरता का गुण कहलाएगा इनके अंदर। ठीक है। अगला है ऊष्मा में विद्युत की विद्युत की सुचालक। तो ये ऊष्मा की सुचालक नहीं होती है। कौन, अधातुएं, नॉन मेटल। लकड़ी के अंदर बिजली नहीं जा सकती, रबर के अंदर बिजली नहीं जा सकती, तो ये विद्युत की कैसी होती है, कुचालक होती है, सुचालक नहीं होती है, वैड कंडक्टर होती है ये। ठीक है। अगला है जल से अपक्रिया। भाई मेटल तो करती है जल से अपक्रिया करके और हाइड्रोजन गैस निकालती है, लेकिन अधातुएं जो नॉन मेटल होती हैं जल से क्रिया नहीं करती हैं। तुम देख लो। अच्छा, अगर लकड़ी पड़ी है पानी में तो बस पड़ी रहेगी, अगर रबर पड़ी है तो पड़ी रहेगी, प्लास्टिक पड़ी है तो पड़ी रहेगी। अगर क्रिया करती तो फिर क्या, ऐसा क्या होता, तो ऐसे ही क्रिया नहीं करती हैं। आपके वीडियो समझ में आ गई होगी। प्ले लिस्ट में सारे के सारे आपको सीएन के सारे सवाल मिल जाएंगे। अब करना है, कैसा वीडियो लगता है जरूर मुझे बताएं। ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।